हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना था? प्रश्नावली 4.3। अच्छा, प्रश्नावली 4.2 समझ में आई है आपको अच्छे से? उसमें क्या बताया गया है कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनके हल कैसे निकालने होते हैं। मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बताया था कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि हम जब हल निकालते हैं उसमें तो x और y या फिर दो जो चर होते हैं उसमें से किसी एक चर की वैल्यू हमें अपने आप से माननी होती है और दूसरी की वह स्वतः निकाल देता है मान रख के हल करने पर। ठीक है, तो उसी हिसाब से अब हमारे पास संख्याएं कितनी है? इनफाइनाइट तक है। तो हम एक चर की कितनी वैल्यू मान सकते हैं? इनफाइनाइट तक मान सकते हैं। इसका मतलब जो दूसरे चर की वैल्यू निकल के आएगी वो भी कितनी निकल के आएंगे? इनफाइनाइट तक निकल के आएगी। इसका मतलब कहा जा सकता है कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं उनके हल कितने हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं, इनफाइनाइट हल हो सकते हैं। ये चीज समझ में आई थी? तो अब इस प्रश्नावली पर देखो, प्रश्नावली 4.2 को प्रश्नावली 4.2 से रिलेट करो, 3 से रिलेट करो। उसमें आपका हल निकलवा रहा था कि 4 हल निकालो, 3 हल निकालो, इस तरीके से कल था कि नहीं था? पढ़ा था आप लोगों ने। आज उसने ये नहीं कहा कि आप हल निकालो, आज आपसे कहा है कि जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं उनको हमें क्या करना है? आरेखित करना है। क्या करना है? आरेखित करना है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि इस तरीके से आपने निर्देशक ज्यामिति पढ़ी है तो उसका कहने का मतलब है, एनसीईआरटी का कहने का मतलब है कि जो ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण, जैसे पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? x + y = 4। इसको कुल नहीं करना है, इसका कहने का मतलब है कि इसको इस रूप में क्या करना है? आपको दर्शाना है, इसका आरेख बनाना है। इसमें दर्शाओ कि ये जो दो पद वाला रैखिक समीकरण है या दो चर वाला रैखिक समीकरण है वो या इस 2D में कहां पर आएगा। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, उसको आपको कार्तीय तल में बताना है कि इसको कार्तीय तल में दर्शाओ। कुछ चीज समझ में आ रही है हमें? और हमें कार्तीय तल में दर्शाने के लिए एक चीज आपने, अच्छा इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। ये क्या है? पूर्व पश्चिम वाली रेखा है, ये उत्तर दक्षिण वाली रेखा है। पूर्व पश्चिम वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कह देते हैं। उत्तर दक्षिण वाली रेखा को हम लोग कह देते हैं वाई अक्ष। इसका अन्य नाम है आपका भुज और कोटि। इतनी चीज समझ में आए? इधर वाली संख्या पॉजिटिव एक्स अक्ष होती है, इधर वाली निगेटिव एक्स अक्ष होती है। ऊपर वाली पॉजिटिव वाई अक्ष होती है, नीचे वाली निगेटिव वाई अक्ष होती है। फिक्स वैल्यू, फिक्स मतलब जगह पे हम क्या मान लेते हैं? इसके बिंदु मान लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में? तो हमने 2D ड्रॉ कर लिया है, हमने सवाल अपना लिख दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसको इसमें दर्शाएंगे कैसे, यही तो हमारा मेन मुद्दा है। तो कैसे दर्शाते समझो। इसको दर्शाने के लिए हमें कुछ ना कुछ x की वैल्यू चाहिए, x अक्ष में कोई वैल्यू चाहिए और y अक्ष में वैल्यू चाहिए। और कम से कम कितनी वैल्यू चाहिए हमें? 2 वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये जो भी दर्शाएगा वो एक सीधी रेखा पे दर्शाएगा और सीधी रेखा खींचने के लिए हमें इसके कितने युग्म चाहिए? 2 युग्म चाहिए, या आप कह सकते हैं 2 हल चाहिए। तो अब इसके हल निकालने के लिए हमें एक चार्ट बनाना होगा। इस तरीके से आपने क्या बनाया? एक चार्ट। इसमें एक तरफ आपने x लिखा, दूसरी तरफ आपने y लिखा, लाइन खींचा, लाइन खींचा। यहां पर आप एक बार, अब देखो आप बनाने का कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं? इनफाइनाइट हल होते हैं। होते कि नहीं होते? कहने का मतलब यह है कि आप इसके कोई भी मान निकाल लो, लेकिन जो सबसे सरल होगा आपको दर्शाना, वो एक बार आपको x को 0 मानना है तब y का मान निकल के आएगा, एक बार y को 0 मानना है तब x का मान निकल के आएगा। कुछ चीज समझ में आ रही है आपको? चलिए आइए और अच्छे से समझाते हैं। मैंने पहली बार x बराबर क्या माना? 0। तो जब x बराबर 0 मानेंगे तो वहां पे रखेंगे 0 + y = 4। तो y का मान कितना निकल के आया? 4 निकल गया कि नहीं? तो y का मान कितना निकल के आया? 4। अब एक बार y को क्या मान लेंगे? अपनी तरफ से स्वतः 0। जब आपने y को 0 माना तो x + 0/4, तो x का मान कितना निकल के आया? 4। तो x = 4। तो इसके कितने युग्म आपके निकल के आए? पहला, दूसरा, आपके 2 हल मिल गए। बस आपको अब कुछ नहीं करना है, इसी के थ्रू वहां पे आना है। x अक्ष में कितना चलना है? पहले युग्म में 0,4, मतलब x अक्ष में 0, y अक्ष में 4। तो x में 0 चलोगे तो यहीं पे रहोगे और y में कितना जाना है? हमें 4। तो 1 2 3 4, ये यहां पे कहीं पे पड़ेगा। ठीक है, एक बिंदु मिला। फिर हमें y में 0 रहना है, यहीं पे 0 है, y में पॉजिटिव में 0 रहना है और x में पॉजिटिव में जाना है। तो 1 2 3 4 यहां पर।
तो हमें दो बिंदु मिल गया कि नहीं, पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसको मिला देना है इसे, और यही हमारी क्या हो जाएगी आपकी x प्लस वाई बराबर 4। ये जो रेखा का समीकरण निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा। ये न्यूमेरिकल फॉर्म में थी, इसको हमने कार्तीय तल में क्या कर दिया, दर्शा दिया। क्या कर दिया, दर्शा दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही चार्ट बनाना है, एक बार x को 0 मानना है, दूसरी बार y को 0 मानना है। अलग अलग वो वैल्यू देगा और यहां पर आप दर्शा लेंगे, फिर दो बिंदु मिल जाएंगे, और जैसे ही दो बिंदु मिले एक सीधी लाइन रेखा खींच देना, आपका कार्तीय तल पे ये दो चर वाला रैखिक समीकरण अपने आप वो आरेखित हो जाएगा, ये निरूपित हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आई? मैंने क्या किया नोट करो, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चनों में। नोट कर लो। चलिए नोट हो गया आपका। अब क्वेश्चन हम बात करते हैं पहले की, दूसरे और तीसरे के बारे में। चौथा आपको घर से करके लाना है, ठीक है? मैं ये दो क्वेश्चन इसके बता दे रहा हूं। बात समझ में आई आपको? समझना, सब लोग कंसंट्रेट बोर्ड की तरफ करो। ये सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन। अब बात को बहुत गौर से समझना। उसने क्या कहा है, ये तो दो पद वाला रैखिक समीकरण है, उसको काहे में दर्शाना है, कार्तीय तल में दर्शाना है। ठीक इसी प्रकार से इसको भी हमें कार्तीय तल में दर्शाना है। हमारा नियम क्या होता है, हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, चार्ट बनाते हैं। चार्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते? चार्ट बनाने के बाद हम एक बार x को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, और दूसरी बार y को 0 मानते हैं। जब हम x बराबर 0 मानेंगे तो 0 माइनस वाई बराबर 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। भाई इधर माइनस है तो माइनस उधर जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 2 आ गया। अब जब मैंने y को 0 माना, y बराबर 0, जब y को 0 माना तो x माइनस 0 बराबर 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। बात समझ में आई? तो मेरे एक निर्देशांक क्या मिले, 0 कामा माइनस 2, दूसरे 2 कामा 0। तो पहले x अक्ष में मुझे 0 चलना है और y अक्ष में माइनस 2, मतलब कहीं यहां पर ऐसे ही है, x अक्ष 0 चला, y अक्ष में माइनस 2। सेकेंड बिंदु क्या कहते हैं, x अक्ष में पॉजिटिव 2 चलो, x अक्ष में पॉजिटिव 2 और y अक्ष में 0, मतलब यहां से यहां तक। तो आपकी कौन सी रेखा बनेगी, ये वाली। ये क्या, ये जो लाइन है किसको दर्शा रही है, x माइनस वाई बराबर 2 को। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है? चलो अब ये वाले क्वेश्चन में आते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। कौन सा, ये वाला क्वेश्चन। कह दो भैया कैसे टेढ़ा है, बताते हैं। y बराबर, पहली बात तो 3x है, पहली बात कि दो पदों में है नहीं, तो इसको पहले एक साइड लेके आओ। तो y इधर पॉजिटिव 3x है कि नहीं, इधर काय में आएगा माइनस के 3x बराबर 0। अब बात गौर से समझना, जब यदि मैं x को 0 मान लूंगा तो y भी हमारा मान क्या दे देगा, और y को 0 मानूंगा तो x भी 0। कहने का मतलब यह है कि इसको क्या मैं इस लाइन में ड्रॉ कर पाऊंगा, जब 0 0 आ रहा है तो नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जहां पे हमें 0 मान के इसके एक्चुअल हल नहीं मिलते हैं, तो हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग फिर 0 से एक कदम आगे बढ़ते हैं, और वो एक कदम कौन सा होता है हम लोगों का, 1 वाला। क्या होता है, एक बार x को 1 मानेंगे और दूसरी बार दूसरी बार y को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो एक बार जब x को नहीं, y को 1 मान, -1 मान लो, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। एक बार x को जब 1 मानोगे तो y बराबर कितना दे देगा, ये -3 गुणे 1 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, उधर जाएगा 3। तो जब x बराबर 1 मानेंगे तो y का मान कितना निकल के आएगा, 3। जब x बराबर -1 मानेंगे तो ये माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर -3, मतलब y बराबर यहां पे क्या आ जाएगा, -3। तो पहले हमारे निर्देशांक क्या हुए, 1,3, और दूसरे निर्देशांक क्या हुआ, -1, -3। अब इसको इसमें ड्रॉ करो। 1 x अक्ष में चलना है, y अक्ष में +3, मतलब इनको ऐसे ऐसे मिलाएंगे तो कहीं वो यहां पे काटेंगे, यहां पे कौन सा बिंदु आएगा हमारा, 1,3। बात समझ में आई? अब x अक्ष में निगेटिव जाना है, मतलब इधर आएंगे, y अक्ष में भी निगेटिव आना है, मतलब यहां पे आएंगे। जब इनको आपस में मिलाएंगे तो कहीं वो यहां पे काटेंगे,
-1 -3। बस आपको कुछ नहीं करना, ऐसे रखनी है पेंसिल, ऐसे मिला देना है, मतलब ये यहां से जाएगी और ऐसे नीचे, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी y बराबर 3x की। बात समझ में आ रही है कुछ? ये थोड़ा सा अपवादित क्वेश्चन है, यहां पर अगर आप x बराबर 0 रखते हो तो हमारे पूरे मान 0 0 आ जाएंगे और हम इसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम किसका सहारा लेंगे? 1 का। और जब भी कभी ऐसा 1 का सहारा लेना पड़े तो सिर्फ और सिर्फ आप किसको पकड़ के चलेंगे? x को, y में छेड़खानी नहीं करेंगे, एक बार प्लस का x, एक बार माइनस का x। बस आपका HW में एक क्वेश्चन नोट करो, HW में है पहले का चौथा क्वेश्चन, ये कल आप मुझे करके दिखाओगे। इसमें कोई अपवाद नहीं है, इसमें आप x बराबर 0 मानना, फिर दूसरी बार y बराबर 0 मानना, जितना आंसर है इस तरह, इस हिसाब से क्या कर देना है आपको? ड्रॉ कर देना है। बात समझ में? नोट कर लो, इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, नोट हो गया आपका ये। अच्छा, होमवर्क नोट कर लिया आप लोगों ने, वो आपको कल ड्रॉ करके लाना है, ऑनलाइन बच्चे भी और ऑफलाइन बच्चे भी HW जरूर करेंगे, ठीक है, और साथ में रिवीजन। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिंदु 2,14, ये दो बिंदु हमें दिया गया है, क्या कहा है? से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। मतलब हमें कितने समीकरण लिखने हैं? 2 समीकरण लिखने हैं, 2 समीकरण लिखने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, समीकरण लिखिए इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। मतलब आपसे पूछा है कि ये जो आपको बिंदु दिए गए हैं, इसमें से कोई दो रेखाओं के आपको क्या रखने हैं? समीकरण लिखने हैं। और आपसे पूछा है कि इस बिंदु से कितनी रेखाएं और जा सकती हैं और क्यों, रीजन भी आपसे पूछा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको एक कार्तीय तल ड्रॉ करना है। कार्तीय तल ड्रॉ कर लिया आपने, 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपने एक आरती तल बना लिया मोटा मोटा। एक ग्राफ कॉपी आती है, हालांकि इसको ऐसे नहीं बनाया जाता, एक ग्राफ कॉपी आती है, हरा हरा पेज होता है, उसमें से छोटी छोटी लाइनें खींची होती है, उसको लेके देखना, उसमें अच्छे से बनेगा, ठीक है। अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, हाई स्कूल में आपको बताया जाएगा उसके बारे में। चलिए, अच्छा आप बताओ कि ये जब युग्म में लिखा होता है तो ये पहला मान किसका होता है? आप मुझे बताओ। एक्स अक्ष का मान कितना होता है? 2। वाई अक्ष का मान कितना होता है? मतलब ये भुज है, ये कोटि है। क्या इतनी चीज समझ में आ रही है आपको? सिंपल। अब इसको पहले इसमें ड्रॉ करो, 2,4, एक्स अक्ष में वो 2 चला है, वाई अक्ष में 14, 6 7 8, इसको और लंबा करो, 9 10 11 12 13, बहुत लंबा गया भाई, 14। मतलब तकरीबन यहां पर कहीं पर इसका बिंदु पहुंचेगा, ऐसे यहां पर नहीं, यहां पर ऐसे यहीं पर पहुंचेगा 2,14। मतलब आपसे पूछा है कि इस बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं हैं। तो पहले समीकरण निकाल लेते हैं, जितने समीकरण इसके निकल के आएंगे उतने ही हम रेखा यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। पता है ना आपको, इस बिंदु से जितने समीकरण हम बना पाएंगे उतनी ही रेखाएं हम इसमें ड्रॉ कर पाएंगे। हम लोग अभी तक यही तो करते आ रहे थे, एक रेखा के 2 हल निकालते थे, फिर उसको नंबर लाइन में ड्रॉ करते थे। सेम काम इसमें भी करेंगे। इसमें आपसे क्या कहा? उल्टा कह दिया है, बिंदु दे दिए हैं और क्या निकलवा रहा है आपसे? रेखा बतवा रहा। अभी तक रेखा दे रहा था और क्या निकलवा रहा था आपसे? बिंदु, और बिंदु को इसमें दर्शा रहा था। चलिए, क्या मैं सीधा आपसे सिंपल लॉजिक पूछता हूं, LHS बराबर RHS कर दो, मतलब LHS और RHS दोनों पक्षों को जोड़ दो आपस में। तो इनको जोड़ो जरा सा, x + y 14 + 2, तो x + y बराबर कितना आएगा? 16। पहला तो ये मिल गया आपको, मिल गया। अब इनको एक बार घटा दो। इनको क्या किया हमने? जोड़ने पर, अब घटाने पर, जैसे ही हम घटाएंगे तो x - y बराबर कितना हो जाएगा? 2 - 14, तो x - y बराबर कितना निकल के आएगा? -12। एक ही समीकरण मिल गया। ठीक इसी प्रकार से हमने एक बार घटा के देख लिया, एक बार जोड़ के देख लिया। अब एक बार x के पद को 2 गुना कर दो, एक बार y के पद को 2 गुना कर दो। तो x के पद को 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 2x - +y। उधर x के पद को 2 गुना करेंगे तो 2 ×
2 प्लस वाई, सॉल्व करो तो 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 14 और 4 18। तो एक समीकरण हमारा ये निकल के आ गया। 2 गुना करके एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो, एक बार y को 2 गुना कर दो, फिर 3 गुना कर देना, फिर 4 गुना, मतलब समझ रहे हो आप। इस तरीके से तो हम कितने भी इसके समीकरण बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते भाई। अभी हमने x को सिंपल जोड़ा घटाया, फिर 2 गुना करके जोड़ दिया, फिर 3 गुना करके, फिर 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 15, 16, 17, 1000, 2000, 3000, 10,000, 15 लाख, 16 लाख, मतलब हम इस प्रकार से तो बहुत सारी इस प्रकार के क्या बना सकते हैं समीकरण। मतलब कहने का कि जब हम इस प्रकार से समीकरण अनंत बना सकते हैं तो हम इस बिंदु से अनंत रेखाएं भी तो खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते? अनेक रेखाएं बना सकते हैं, एक बिंदु से गुजरने वाली अनेक रेखाएं हो सकती हैं। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपसे 2 कहा था समीकरण निकालने के लिए कि नहीं कहा था? हमने कितने निकाल दिए? 3। हमने कितने निकाले? 3 निकाले। कारण हमसे पूछा था। आप आंसर में क्या लिखोगे? अब आंसर बिंदु 2,14 से जाने वाली रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है, अनंत हो सकती है। क्योंकि एक बिंदु मतलब ये वाला 2,14, एक बिंदु से अनेक रेखाएं बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। कुछ समझ में आया मैंने क्या लिखा? आंसर में हमसे पूछा था एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं? अनंत रेखाएं जा सकती हैं, पहले उत्तर। दूसरा कारण पूछा था, कारण में हमने क्या लिखा? क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं बनाई जा सकती हैं, जैसे हमने अभी बनाया था। और हमसे 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पूछे था? 3। पहला आपसे ये पूछे था कि 2 समीकरण बताओ, हमने बता दिया। दूसरा हमसे क्या पूछा हुआ था? दूसरा हमसे पूछा हुआ था कि एक बिंदु से कितनी रेखा जा सकती है, हमने बोला अनंत जा सकती हैं। क्यों जा सकती हैं? क्योंकि एक बिंदु से हमने अनंत रेखाओं के समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम में आ सकता है। आपके आने के चांसेस तकरीबन 90% चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के, क्योंकि एक क्वेश्चन में लपेट के कितने क्वेश्चन लपेट लिया है आपसे? 3। डीप जाके जानना चाह रहा है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑनलाइन बच्चों को अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता देंगे। ऑफलाइन बच्चों को अगर दिक्कत हो तो देने दे, अभी आप हमसे पूछ सकते हैं। नहीं है तो नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए, नोट हो गया तुम लोगों का ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आरेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इनडायरेक्टली कहने का मतलब है, अच्छा एक बात बताओ, आपको बिंदु दिए गए हैं 3,4, समीकरण क्या है जरा बोलो? 7, समीकरण 3y है, हाँ 3y बराबर ax प्लस 7। क्या कह रहा है आपसे कि ये जो बिंदु हैं, जो बिंदु का आरेख है, इस रेखा का जो आरेख है वो बिंदु की इसी पर स्थित है। अब मुझे आप एक बात बताओ, यदि कोई रेखा पर कोई बिंदु, जैसे आप कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये मान लो ये एक रेखा का समीकरण है, तो इसी पर कहीं पर ये बिंदु आपके इसी के ऊपर है, तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि ये इसको क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का मतलब समझ में आता है, x का मान और y का मान रखने पर वैल्यू क्या मिल जाएगी हम लोगों को? 0। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए, आपसे ये a का मान निकलवा रहा है, मतलब यहां पर x का वैल्यूएबल गायब है और y हमें निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना है। x बराबर क्या दिया गया है इसमें? 3। y बराबर कितना दिया गया है? 4। इतना दे दिया गया, बस अब कुछ नहीं करना। ये मान सीधा उठा के यहां पे रख दो, तो 3 इंटू वाई बराबर 4, a इंटू 3 प्लस 7। अचर पद कौन बचा? केवल a बचा, बाकी सारे क्या बन गए? चर। क्या इनको सॉल्व नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। 4 3 12, 3a प्लस 7। भाई हमें a का मान निकालना, तो सारे अंक किधर लाने? एक साइड। इधर 7 प्लस का इधर काय में आएगा? माइनस 3a। 12 में 7 गए, 5,
3a। तो a का मान कितना निकल के आएगा, इधर गुणे में है कि नहीं है, इधर काय में आएगा, भाग में। तो a का मान कितना निकल के आ गया आपका, a बराबर 5/3। कुछ समझ में आया कि नहीं आया आपको, पक्का? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये चीज समझनी थी कि ये क्या कह रहा था, इसका आरेख, आरेख मतलब जो भी हम अभी आज तक आरेख बना रहे थे, समीकरण के जो आरेख बना रहे थे ना, वो क्या कह रहा था, वो जो भी आरेख बनेगा, जो भी रेखा बनेगी, जो इसका समीकरण होगा, जो रेखा इसकी ड्रॉ होगी, उसी रेखा के ऊपर ये बिंदु स्थित है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी रेखा के ऊपर कोई बिंदु अगर स्थित होता है तो वो रेखा को, वो बिंदु क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा मान उठा के रख देना और एक मान आपका निकल के आ जाएगा। ध्यान करो, ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक 4.2 का लास्ट क्वेश्चन था जिसमें के का मान निकलवा रहा था। बात समझ में आई? अब बात करते हैं, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपकी सोचने की क्षमता का अच्छा खासा परीक्षण होने वाला है। 2-3 चीजें इसमें पूछा है। पहली बात तो रैखिक समीकरण ज्ञात करना, उसका आरेख बनाना है। बात समझ में आई? क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ के दिमाग लगाते हैं। क्या कहा है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्न है। मतलब कोई भी एक नगर है, जिस नगर में आप रहते हो, जैसे हम लोग बिंदकी में रहते हैं, तो मान लो कि बिंदकी एक नगर है, यहां पर टैक्सी का किराया है। अब टैक्सी किराया कैसे लेती है समझो। इसमें पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। मतलब जब वो पहले किलोमीटर चलेगी, अगर 1 ही किलोमीटर आप बुक करते हो उसको, तो कितने रुपए ले रही है आपसे, 8 रुपए। आगे पढ़ते हैं, क्या कह रही है, फिर इसके बाद उसने कहा है उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोग्राम का किराया कितना है, 5 रुपया है। देखो टैक्सी वाले ऐसा करते भी हैं, अगर आप थोड़ी दूर के लिए टैक्सी बुक करेंगे तो उनका समय भी जाएगा। और भाई अगर देखो 10 मिनट टैक्सी अगर वो खड़ी कर रहे हैं, तो 10 आदमी अगर बैठ गए आके उसमें, तो उनका तो फायदा हुआ। आप अकेले टैक्सी बुक करके ले जा रहे हो, तो उनका आने जाने का समय प्लस किराया भी तो उनको कम लगेगा। भाई एक ही लोगों का किराया मिलेगा। ऐसे 10 मिनट रुक के 10 आदमी बैठ गए तो उनको ज्यादा पैसा प्रॉफिट होगा। तो वो लोग करते क्या है कि अगर एक लोग हैं और ज्यादा दूर नहीं जाना है आपको, तो किराया क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट नहीं बन पाता है। तो यही काम ये टैक्सी ड्राइवर भी कर रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए मैं तो 8 रुपए लूंगा, नो डाउट, लेकिन अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा आपको जाना है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, मुझे नहीं पता कितना जाना है, जितना आप जाने के लिए कहेंगे, 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो फिर मैं 8 रुपए से घटा के कितना रुपए कर दूंगा, प्रति लीटर। उसके बाद 1 किलोमीटर का किराया दिया गया है आपको, टोटल डिस्टेंस नहीं दी गई है कि आप 10 किलोमीटर उखल लेके चलो और 5 रुपए थमा दियो, मार देगा वो, भगा देगा आपको, घर से उठा लाएगा आपको, समझे? तो वो 1 किलोमीटर के पास जैसे आप एक और गए, मतलब टोटल 2 किलोमीटर की डिस्टेंस तय किया, तो पहले के लिए तो उसने 8 रुपए ले लिए और एक आगे वाले के लिए कितना लेगा वो, 5। तो टोटल 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 13, 8 5 13 है। ठीक है, कितना किराया हो जाएगा, 13। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो आप लोग। फिर उसने क्या कहा है कि तय की गई कुल दूरी। अब वो क्या कह रहा है कि x किलोमीटर उसने टोटल, अब कोई बंदा है वो कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ये टैक्सी वाला यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर की है, मतलब उसने समीकरण अपना समझा दिया और उसको फिर किसी भी सवारी को लिवा के कितने किलोमीटर गया, x, और उसको टोटल किराया कितना पड़ा, y का। तो आपको ये सारी वैल्यू दी गई है। इस वैल्यू के बाद आपको क्या कह रहा है, इसका समीकरण बनाना है। क्या कोई बना लेगा, है क्षमता किसी के अंदर? नहीं बना पाओगे, गारंटी है नहीं बना पाओगे आप। आइए समझते, नहीं देखो बात को समझना, समीकरण ड्रॉ करते हैं। कुल पैसा कितना है, मतलब हम पैसे में खेलेंगे, हमें कुल क्या चीज दी गई है, दूरी दी गई है और पैसा, तो हम किस पे खेलेंगे, पैसा। ठीक है, 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपए। क्योंकि ये भी देखो, जब भी हम समीकरण बना रहे होते तो मैंने आपसे क्या कहा था, दोनों पक्ष सेम होने चाहिए। अगर मैंने इस साइड कुल पैसा लिखा है तो हम इधर भी कितना लेंगे, पैसा ही लेंगे। मान लो किसी व्यक्ति ने 1 किलोमीटर मतलब x किलोमीटर चला, उसमें से उसने 1 किलोमीटर के लिए कितना रुपए दिया होगा, 8 रुपए दिया हुआ, दिया, प्लस उसने टोटल दूरी कितनी तय की है, x। अब एक बात बताओ, x किलोमीटर उसने टोटल दूरी तय किया है, बात को समझना, और वो 1 किलोमीटर का पहले ही पैसा 8 रुपए दे चुका है, तो कितना का और किराया देगा, ये बताओ मुझे। अभी नहीं समझे आप, फिर से बताते हैं। जैसे मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं, या फिर मुझे मान लो कि मैं एक सामान मतलब उपभोग करता हूं, टैक्सी वाला कोई और है, उसने हमसे ये पूरा समीकरण बता दिया कि 1 किलोमीटर का 8 रुपए लूंगा, उसके बाद अगर आप जाओगे तो 5 रुपए लूंगा। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं।
तो जैसे ही 1 किलोमीटर, अब मैंने गाड़ी में बैठा और मैं उसको लिवा के कहां गया 1 किलोमीटर, जैसे ही मीटर लगा होता है, जैसे ही वो 1 किलोमीटर तय होगा, भैया 8 रुपए निकालो हमें, तुरंत दो। इसके आगे आगे का हिसाब 5 रुपए में होगा, लेकिन जो 1 किलोमीटर चल के आए हो ना, इसका हिसाब कितने रुपए में होगा? 8 रुपए में। अब मैं उसको भगा के लेके गया 5 किलोमीटर, कितना टोटल उसने तय किया? 5 किलोमीटर। बात समझ में आ रही? उसमें से मैंने 1 किलोमीटर का पहले ही किराया कितना दे दिया था? 8 रुपए। तो बाकी मुझे कितने का और देना होगा? 4 किलोमीटर का। 5 तो मैं टोटल गया हूं, 1 किलोमीटर मैंने 5 रुपए पहले ही थमा दिए कि ले लो भैया, नहीं वो लड़ाई करेगा। बाकी एक्स्ट्रा जितना चलोगे उसका मैं 5 रुपए के हिसाब से लूंगा। तो आगे मैं कितना गया? 4 किलोमीटर। कितने रुपए पे गया हूं? 5 रुपए पे। और टोटल मैंने कितने पैसे दिए थे? वाई जितने भी दिए हो। कुछ समझ में आ रहा है आपको कि नहीं समझ में आया? पक्का ना बाबू? आपको समझ में आया? मुझे लग रहा है कम समझ में आया आपको। पक्का? और एक बार समझा दें? एक बार और समझा देते हैं। पक्का ना? चलो अच्छा, अब इसमें समझाते हैं, इसमें आपको समझ में आएगा। आप समझो, एक कोई बंदा अपने को ही मान लो, तुम समझना, तुम एक टैक्सी बुक करते हो, उसने ये समीकरण आपको बता दिया, 2 चीजें बताई, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए मैं पहले ही ले लूंगा, जैसे ही 1 किलोमीटर होगा टैक्सी रुकेगी, पहले 8 रुपए निकालना, इसके बाद जो जाओगे बात का हिसाब होगा। आप अपने घर से मतलब कोचिंग से x किलोमीटर की दूरी उसको लिवा के गए कि मुझे x किलोमीटर जाना है। अब x की जगह कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20 कितना भी हो सकता है। तो जैसे ही 1 किलोमीटर हुआ होगा, टैक्सी रोकी होगी, उसने 8 रुपए लिया होगा कि नहीं लिया होगा? चलो भैया, हमने 8 रुपए तो दे दिए, बाकी आपने उसने कितनी दूरी चलवाई? x। तो आप कितने के पैसे और दोगे? x दूरी में, वो 4 तो मैंने आपके एग्जांपल पे समझाया था। आप टोटल दूरी कितना चल रहे हो? x में 1 आप पहले ही दे चुके हो 1 किलोमीटर का, तो x किलोमीटर में कितने किलोमीटर का पैसा देना पड़ेगा आपको? x -1। बस यही पकड़ना था आपको, x टोटल था x -1, और कितने के हिसाब से देना है आपको? 5 रुपए के हिसाब से इंटू 5। तो आपकी जेब से टोटल पैसा कितना गया? इतना। वो किसके बराबर है? y के बराबर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का ना? बहुत अच्छे से समझाएं, एक बार और समझ लो। आप एक उपयोगकर्ता हो, या आप एक फेरी वाले हो, या कुछ भी अपने आप को मान लो, या एक स्टूडेंट हो, अंधेला हो गया है, एक टैक्सी वाला कह रहा है कि मैं पहले 1 किलोमीटर का 8 रुपए लूंगा, अपने से समझना, बाकी का जितना आप चलोगे वो मैं 5 रुपए के हिसाब से लूंगा। तो आपको दिमाग में है कि मुझे x किलोमीटर की दूरी तय करनी है, मतलब मेरा घर और बिनकी से x किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है, ठीक है। आप टैक्सी पे आप बैठे और चलना चालू किया, और चलते चलते जैसे ही 1 किलोमीटर हो गया, टैक्सी रुकी और उसने कहा कि भैया पहले 8 रुपए मुझे निकाल दो, क्योंकि मैं 1 किलोमीटर आपको लेके आ गया हूं। तो आपने 8 रुपए दे दिए, आपकी जेब से कितने रुपए गए? 8 रुपए गए, ठीक, यहां तक बात समझ में। इसके बाद आप चले तो आपने टोटल दूरी कितनी तय की थी? उसने टोटल दूरी बताई है, कुल दूरी आपने x किलोमीटर तय की थी, उसमें से आपने जेब से पैसे कितने किलोमीटर के पहले ही दे चुके हो? 8। तो आपको और कितने का देना है भाई? आप x को दोगे तो चूतिया हो क्या आप लोग? उसको तो फायदा करवा दे रहे हो 8 रुपए का। अरे भैया 8 रुपए मैं 1 किलोमीटर का पहले दे चुका हूं, बाकी मैं x किलोमीटर में 1 घटा के दूंगा, क्योंकि मैं 1 किलोमीटर का पहले दे चुका हूं। तो x -1, और ये पैसा मैं किसके हिसाब से दूंगा? 8 रुपए के हिसाब से नहीं दूंगा, क्योंकि वो आप पहले किलोमीटर के लिए बात कर रहे थे। अब मैं 5 रुपए के हिसाब से दूंगा, क्योंकि आपने कहा था 1 किलोमीटर के बाद आप जितना भी चलेंगे कितने के हिसाब से लूंगा? 5 रुपए के हिसाब से। और टोटल आपकी जेब से पैसा कितना गया था? y गया था। कुल किराया आपने कितना दिया उसको? y। तो पहला 1 किलोमीटर के लिए 8 दे दिया, बाकी बचे किलोमीटर के लिए 5 दे दिया। बात समझ में आई? अब इसी को सॉल्व करना है। तो 8 + 5x - 5 = y। तो 5y 5x, ये प्लस का ये माइनस का घटेगा कि नहीं घटेगा? प्लस का 3 = y। समीकरण क्या बनेगा? 5x - y = -3। क्या ये बात समझ में आई? इसको इधर लेके आए तो प्लस था तो माइनस हो गया, ये उसको उधर फेंक दिए, प्लस था तो माइनस हो गया। क्या समीकरण इतना आ रहा? जरा देखो, या तो ये आ रहा होगा और या तो ये ऐसा आ रहा होगा x। इन दो में से कोई एक आंसर दे रहा होगा आपको। कौन सा दे रहा है? ये वाला दे रहा है। चलो, आपने समीकरण तो बना लिया, रैखिक समीकरण आपने बना लिया। अब क्या कह रहा था आपको? आरेख बनाना है। तो पहले तो इसको 2 डायमेंशनल पे हमें बनाना पड़ेगा। 2 डायमेंशनल बनाओ, 1 2
3 4 5 6 7 एंड 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरीके से। अब हमने जैसे ही हमें रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया तो अब हम लोग क्या करते थे, रैखिक समीकरण को यहां पे बनाने पे क्या किया करते थे हम लोग, चार्ट बनाते थे। भूल गए? भूल गए क्या? इधर x लिखते थे, इधर y, एक बार x को 0, एक बार y को 0। अब जब x बराबर क्या मानते थे 0, तो ये जी पूरा इसी से ले लो, 5 × 0 - y बराबर -3, तो ये 0 हो गया, तो y का मान कितना आ जाएगा, इधर -y बचेगा -3, तो y बराबर 3, y बराबर कितना आ गया 3। अब जब y का मान आप 0 मानोगे तो 5x -0 बराबर -3, ये काम गड़बड़ हो गया, कुछ और मानना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। 5x बराबर -3, तो x का मान कितना आ गया, -3 में 5, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ नहीं मतलब माने गलत है, कोई बात नहीं। आप इसको कितना मानेंगे, 3 मान लो। y बराबर यहां पे कितना मानना है आपको, 3 मान लो। कितना मान लो, 3, क्योंकि ये फिर बटे में चला जाएगा ना, तो फिर दर्शाने में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा जाना तो सही हो जाएगा आपका। जब y बराबर 3 मानोगे, y बराबर 3 मानने पर तो क्या हो जाएगा आपका 5x -3 -5, तो 5x बराबर ये इधर है, उधर काय में जाएगा, प्लस में कटेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बात समझ में आई? अभी भी गड़बड़ हो रहा है। चलो इसी में दर्शा देते हैं, x में कितना गया है 0, y में कितना गया है 3, पॉजिटिव में, दोनों बिंदु यहीं पे हैं, यहीं पे है कि नहीं, तो आपका एक समीकरण कैसे चला जाएगा ऐसे, बस दर्शा गया आपका। समझ में आया बात? उसमें किसी भी तरीके से कुछ और मान्य होगा, आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आपके दोनों बिंदु एक के ऊपर एक पैरेलल करें तो पैरेलल लाइन आप खींच सकते हो। बात समझ में आई? नोट कर लो इसको, इसके बाद फिर आगे कल बात करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? अगर ये चीज इसमें आंसर में नहीं दी गई है तो आप x और y की जगह कोई भी मान के घर में ट्राई करना, नहीं तो मैं कल इसको बता दूंगा, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से सरल माने थे, लेकिन इसका पूरा आंसर ही गड़बड़ हो गया, लेकिन ये आपका सही है, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से मान के करना, ठीक है। तो आज की क्लास को फिर एंड करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बातें फिर करेंगे कल। इसको मैं रैखिक वाला कल बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। चलिए ऑनलाइन बच्चों के लिए धन्यवाद, बने रहने के लिए, बाकी बातें करते हैं कल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसको जरा सा भी आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं इसी तरीके से आपको बेसिक में और अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद, बाकी बातें